हेलो बच्चों, नीट विद कनु में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? हमेशा की तरह बढ़िया पढ़ रहे हो? पढ़ते रहना, क्योंकि हमें एम्स चाहिए है और मेहनत से घबराना नहीं है। मैंने बायोमॉलिक्यूल शुरू कराया है। आई होप कि आप सबको बायोमॉलिक्यूल्स समझ आ रहा होगा। मैंने अपना बेस्ट दिया है। एक छोटी से छोटी चीज़ भी है, एक छोटी से छोटी पॉइंट भी है, वो मैंने छोड़ा नहीं है। जिसने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं वो पिछले 2 लेक्चर 3 लेक्चर आप देख कर आइए, क्योंकि वो आपका बेस है। हमारा बायोमॉलिक्यूल्स खत्म आने को है और आप यकीन मानिए कि आपका इस पूरी यूनिट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल डिवीजन, बायोमॉलिक्यूल्स, ये यूनिट आपकी पूरी अच्छी तरह से पकड़ में आ जाएगी। ये आपका एक या एक और लेक्चर में खत्म हो जाएगा। आपको उसके बाद टेलीग्राम पे इस यूनिट के क्वेश्चन बैंक, इस यूनिट के नोट्स, सब कुछ प्रोवाइडेड होंगे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लेना। आज हम बायोमॉलिक्यूल्स का अगला पार्ट देखेंगे। इससे पहले मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप नहीं कर सकते हैं तो याद रखना कि आपने क्यों शुरू किया है। और अगर आपने शुरू किया है, आपके मन में कभी आया है कि आप कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि आप कर सकते हैं। लो पॉइंट आते हैं, लेकिन उन लो पॉइंट में अपने अच्छे दिन याद करना, जब आपसे हो पा रहा था, जब आप पढ़ पा रहे थे, जब आप में एक ज़ील थी कि नहीं, मुझे एम्स चाहिए, मुझे नीट क्रैक करना है। अपने अंदर से ज़ील मत जाने देना। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, मेहनत करो, हो सब कुछ होता है। चलो, ज़्यादा टाइम आपका ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं आगे चैप्टर में। एंड तक लेक्चर को ज़रूर देखना। आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी, जो आपको नीट में सबसे अलग दिखाएंगी। चलते हैं आगे चैप्टर में। कल हमने पॉलीसेकेराइड पढ़ा था, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, क्या किसी को पता है कि मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे होता है बायोस्फीयर में? मतलब कौन सा होता है बायोस्फीयर में? मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट इन बायोस्फीयर इज, सबसे ज्यादा अमाउंट में जो बायोस्फीयर में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट, वो होता है आपका सेल्यूलोज। कौन सा होता है? सेल्यूलोज। ये तो होगी आपकी बायोस्फीयर की बात। अब मुझे बताना कि मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड का मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट क्या है? काइटिन। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट बायोस्फीयर का कौन सा है? सेल्यूलोज। मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट एनिमल वर्ल्ड का कौन सा है? काइटिन। ठीक है, आज हमने न्यूक्लिक एसिड शुरू करना था। न्यूक्लिक एसिड देखते हैं आपका। न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिले थे? रिटेंटेट में या फिल्ट्रेट में? ऑब्वियसली कहाँ मिले थे आपके? रिटेंटेट में। रिटेंटेट में मिले थे। दूसरी बात, रिटेंटेट में मिले थे तो ये कैसे हो गए? एसिड इनसॉल्युबल। कैसे हो गए? एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल हो गए। उसके बाद ये क्या है? पॉलीमर। क्या है? पॉलीमर। अगर ये पॉलीमर है तो इनकी कोई मोनोमर यूनिट होगी, इनकी कोई मोनोमर यूनिट होगी, और उस मोनोमर यूनिट का नाम क्या है आपका? न्यूक्लियोटाइड। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड आपका नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप का कॉम्बिनेशन। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल के क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। समझ आया? चलो, आपका the other type of macromolecule that one would find in the acid
insoluble fraction of any living tissue is their nucleic acid. These are polynucleotides. Polynucleotides मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं, ठीक है. Polynucleotide together with polysaccharide and polypeptide, these comprises with the true macromolecule fraction of any living tissue. Polysaccharide मतलब वो भी एसिड इनसॉल्युबल था, पॉलीमर था, कार्बोहाइड्रेट्स हमने पीछे पढ़ा, शुगर. पॉलीपेप्टाइड्स ये भी हमने देखा, ये भी एसिड इनसॉल्युबल था. इन सब के साथ मिलके ये आपका मैक्रोमोलिक्यूल का फ्रैक्शन बनाता है. इजी है. फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड. अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट. आपका ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, न्यूक्लिक एसिड का, कौन है, न्यूक्लियोटाइड. ये क्वेश्चन आ रखा है, PYQ है. पिछले इस चैप्टर में से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मोनोमर यूनिट कौन सी है, स्ट्रक्चर कौन सा है, ये कौन सा है, ऐसा कौन सा है. आपको जो मैं बताती जा रही हूँ PYQ, उससे आपको पता लग रहा होगा कि बहुत इजी चैप्टर है ये. बस आपने बेस सही पकड़ा होना चाहिए. आगे इसने बोला कि इसके 3 कंपोनेंट होते हैं और हमें तो 3 कंपोनेंट पता है. आपकी मैम ने तो आपको पहले ही करा रखे हैं वो 3 कंपोनेंट, और याद नहीं है तो मैम फिर से याद करवा देंगी. अभी मैम ने याद करवाया था 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप. चलो, 1 इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. हेट्रोसाइक्लिक मतलब नाइट्रोजनस बेस. 2nd इज मोनोसेक्राइड मतलब शुगर. 3rd इज फोस्फोरिक और फॉस्फेट ग्रुप. आपका ये जो मोनोसेक्राइड है ये आपका बीटा राइबोज भी हो सकता है ना, और बीटा डीऑक्सीराइबोज भी हो सकता है. बीटा डीऑक्सीराइबोज, ठीक है. ये आपको बताइए, ये आपका क्या है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस. आगे, एज यू नोटिस इन फिगर 9.1 द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन न्यूक्लिक एसिड आर द नाइट्रोजनस बेसिस. इन्होंने अपने आप ही बता दिया और आपकी मैम ने आपको पहले बता दिया था. नेम्ड एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमिन. एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स व्हाइल रेस्ट आर सब्स्टिट्यूटेड पैरामिडीन्स. अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा है, आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, आई गेस 3rd लेक्चर होगा ये. आप जाके देखेंगे, आपको पूरा क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा. हमने प्रॉपरली डिवीजन के साथ किया है. नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन, पैरामिडीन्स. प्यूरिन्स में आएगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन. प्यूरिन्स में आएगा एडेनिन और ग्वानिन, और पैरामिडीन्स में रेस्ट. और इन्हीं से हमने क्या बनाए थे, आपके न्यूक्लियोसाइड. फिर इन्हीं से क्या बनाए थे, न्यूक्लियोटाइड्स. और न्यूक्लियोटाइड्स अब क्या बना रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड. तो जो भी मैं आपको पहले पढ़ा रही हूँ, टाइम लगा के पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि वो आगे यूज नहीं होगा, वो यूज होगा, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है. द स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड प्यूरिन एंड पैरामिडीन रिस्पेक्टिवली. द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोज, अ मोनोसेक्राइड, पेंटोज. मतलब राइबोज कैसी होती है, 5 कार्बन की, एंड 2 डीऑक्सीराइबोज. डीऑक्सीराइबोज कहाँ देखने को मिलती है, आपकी DNA में. राइबोज आपकी RNA में. अ न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोज इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ये सब कुछ बाद में क्यों बनाती है, हम तो पहले ही पढ़ लेते हैं. while that which contain ribose is called ribonucleic acid. ये आपका क्या खत्म हुआ, न्यूक्लिक एसिड. बहुत बच्चों का ये डाउट था पिछली बार, मैम आपने सिस बोल के, ट्रांस बोल के कैसे बता दिया. केमिस्ट्री आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़नी चाहिए इसलिए. चलो ये देखो, आपका न्यूक्लिक एसिड खत्म करने से पहले एक बनाते हैं हम राइबोज शुगर, ठीक है. आप खुद बताओगे ये सिस होगा या ट्रांस होगा, मैम बिल्कुल नहीं बताएंगी, और आप देखना आपको खुद को पता होगा. इस स्ट्रक्चर में मुझे बताओ ये सिस है या ट्रांस है. मैं बता देती हूँ, सिस सेम, ट्रांस अपोजिट, ठीक है. इसमें देख के बताओ. इसमें अगर आप देखोगे OH दोनों सेम पोजीशंस पर हैं, सेम पोजीशंस पर, एक ही तरफ, तो ये कैसी होगी आपकी सिस पोजीशन. अगर ये OH यहाँ लगा होता है यहाँ पे और H यहाँ लगा होता तो ये हो जाती है आपकी ट्रांस पोजीशन. सिस पोजीशन है तो ये कौन सा होगा, बीटा राइबोज. कैसा होगा, बीटा राइबोज. और अगर ट्रांस होता तो कौन सा होता, अल्फा राइबोज. समझ आई. अब देख लोगे बीटा और
अल्फा जो होंगे आपके राइबोज शुगर्स, ग्लूकोज में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, चलो अगला हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन्स आर मेंशन्ड अर्लियर एज हेट्रोपॉलीमर्स। हमें पता है हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, सेम इसमें कार्बन सारे हो ही नहीं सकते। क्या ये हेट्रोपॉलीमर्स कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड्स। Structure of molecules means different things in different contexts. In organic chemistry, the structure invariably refers to the molecular formula. NaCl, MgCl2, etc. Organic chemists always write two-dimensional view of the molecules while representing the structure of molecules. Benzene, naphthalene. Physicists conserve a three-dimensional view of molecular structure, while biologists describe the protein structure at 4 level. The sequence of amino acid, the positional information in a protein, which is first amino acid, which is second, and so on, is called primary structure of a protein. A protein is imagined as a line, the left represented by first amino acid and the right represented by last amino acid. अब देखो जरा आपका क्या बोला इसने, जो ऊपर है आपको उसमें से कुछ ध्यान नहीं रखना, आपको ध्यान क्या रखना है, ये देखो इसमें यह है आपका प्राइमरी प्रोटीन। ये क्या है आपका प्राइमरी प्रोटीन? क्या है प्राइमरी प्रोटीन? प्राइमरी प्रोटीन पहली बात तो हमें अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड कहाँ प्रेजेंट है उसकी पोजीशन बताने में हेल्प करता है। कैसे? इसमें से आपका फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा होगा? आपका फर्स्ट अमीनो एसिड होगा ये, कौन सा? ये। जो भी अमीनो एसिड आपका एन टर्मिनल की तरफ लगा हो वो होगा आपका फर्स्ट अमीनो एसिड। लास्ट अमीनो एसिड कौन सा होगा? जो भी आपका सी टर्मिनल पे लगा हो, ये कौन सा होगा? लास्ट अमीनो एसिड। इसने यही बताने की कोशिश करी है कि आपकी पोजीशन पता चलती है अमीनो एसिड की कैसे, जो आपका एन टर्मिनल के पास होता है उसे फर्स्ट अमीनो एसिड कहते हैं, और आपका लास्ट टर्मिनल के पास आपका सी टर्मिनल के पास लास्ट अमीनो एसिड होता है। ठीक है, इससे क्या पता चली हमें? पोजीशन और नंबर किसका? अमीनो एसिड का। पोजीशन और नंबर पता चली हमें अमीनो एसिड की। चलो, द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑलवेज कॉल्ड द एन टर्मिनल अमीनो एसिड, द लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड सी टर्मिनल अमीनो एसिड। A protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod. The thread is folded in the form of helix, similar to a revolving staircase. Of course, only some portion of the protein thread are arranged in the form of helix. In protein, only right-handed helix are observed. Other regions of the protein thread are folded into other forms in what is called secondary structure. In addition, the long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen wall, giving rise to tertiary structure. This gives us a three-dimensional view of protein. Tertiary structure is absolutely necessary for many biological activities of protein. Some proteins are an assembly of more than one polypeptide or subunit. The manner in which these individual folded polypeptide or subunit are arranged with respect to each other, linear string of spheres arranged upon each other in the form of cube or plate, is the architecture of protein, otherwise called quaternary structure of protein. Adult human hemoglobin consists of 4 subunits. 2 of these are identical to each other. 2 subunits of alpha type and 2 subunits of beta type together constitute human hemoglobin, Hb. देखते हैं ये कुछ इसके स्ट्रक्चर हैं। ये तो आपका हो गया प्राइमरी प्रोटीन। ठीक है, प्राइमरी प्रोटीन क्योंकि लीनियर चेन है आपका, और क्या है? ये अमीनो एसिड शो कर पा रहा है इसकी पोजीशन और नंबर। सेकेंडरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन अलग अलग तरीके से बनते हैं। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर होता है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में क्या अंतर है? देखो, आपका एक पेज लेते हैं, देखो देखो आपका जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है आपका? ये बनता है पेप्टाइड प्लस इंट्रा पॉलीपेप्टाइड
इंट्रा पॉलीपेप्टाइड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, दूसरा कौन सा है आपका? बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट कैसे बनती है ये आपकी? ये बनती है 2 पॉलीपेप्टाइड, 2 क्या होते हैं इसमें? पॉलीपेप्टाइड चेन और इंटर पॉलीपेप्टाइड हाइड्रोजन बॉन्ड। बीटा प्लीटेड शीट और अल्फा हेलिक्स में अंतर समझ आया? इसमें आपका इंट्रा पॉलीपेप्टाइड H2 बॉन्ड होगा और पेप्टाइड होगा। इसमें आपका 2 पॉलीपेप्टाइड और आपका इंटर पॉलीपेप्टाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, ठीक है। ये चीज समझ आई? टर्शरी स्ट्रक्चर, ये देखो हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन कौन से होते हैं इसमें? हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये जो इसकी जगह होती है, ये इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। यहां पर बाइंडिंग होती है, ये क्या होती है? इसकी एक्टिव साइट। बॉन्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? वेंडरवॉल, पेप्टाइड, हाइड्रोजन, ये तो हमने देख लिया, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। ठीक है, इसके अलावा ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब हाइड्रोफोबिक मतलब इन्हें पानी से डर लगता है। उसके अलावा ये क्या होते हैं इसमें? डाइसल्फाइड होते हैं। डाइसल्फाइड मतलब सल्फर यूनिट प्रेजेंट होती है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? मायोग्लोबिन किससे बना होता है? ये 1 F यूनिट से, 1 ऑक्सीजन यूनिट से। आपका टर्शरी स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होता है। कैसा होता है? मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। क्यों? इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड है और आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो कि इसे सबसे ज़्यादा स्टेबल बनाती है। ठीक है, ये आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपको कहाँ देखने को मिलता है? आपका देखने को मिलता है हीमोग्लोबिन में। ह्यूमन हीमोग्लोबिन में आपका कौन सा स्ट्रक्चर होता है? प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसमें कि आपके क्या होते हैं? 2 सब यूनिट्स होती हैं। कौन सी? 2 सब यूनिट्स, 2 अल्फा और 2 बीटा। ये आपने देख लिया। इसके बाद आते हैं इस पर, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग पॉलीमर मोनोमर इन अ पॉलीमर। इन अ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन, अमीनो एसिड आर लाइकली linked by peptide bond which is formed when the carboxyl group of one amino acid react with the amino group of next amino acid with the elimination of water called dehydration. In a polysaccharide, the individual monosaccharide is linked by a glycosidic bond. The bond is formed by dehydration. The bond is formed between 2 carbon of 2 adjacent monosaccharide. In a nucleic acid, a phosphate moiety link the 3rd carbon of 1 sugar of 1 nucleotide to the 5th carbon of sugar of the succeeding nucleotide. ये जितना भी आपका पोर्शन है ना, यह पहले आपको समझा चुकी हूँ। अलग अलग हमने लिया था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड कब बन रहा है, ये ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। ये आपको सिर्फ एक रीडिंग देने की जरूरत पड़ेगी अगर आपने पुराने लेक्चर्स पढ़े। द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ईस्टर बॉन्ड and there is one ester bond on either side is called phosphodiester. Nucleic acid exhibit a wide variety of secondary structure. For example, one of the structures exhibited by DNA is the famous Watson-Crick model. This model says that DNA exists as double helix. The 2 strands of polynucleotides are antiparallel, run in opposite direction. The backbone is formed by the sugar-phosphate sugar chain. The nitrogenous bases are projected more or less perpendicular to this backbone and face inside. A and G of one strand is compulsory base pair T and C respectively on the other end. The 2 hydrogen bond between A and T and 3 hydrogen bond between G and C. मतलब कि ये कुछ नहीं कह रहा है, ये आपका वॉटसन और क्रिक ने जो दिया था। A is linked by T with double bond and G is linked by C. G is linked to C by triple bond. ठीक है, ये चार्गेफ रूल एक और होता है इसमें। चार्गेफ रूल में क्या होता है? Purines is equals to pyrimidines. Purines is equals to pyrimidines.
ठीक है। ये आपका डीएनए का दे रखा है, इसकी पिच कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉम, बेस पेयर कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद आप डीएनए हायर क्लासेस में, मतलब आपको पता ही है, आप मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी constituent concept of metabolism. What we have learned till now is that living organism, be it simple bacterial cell, a protozoan, a plant or an animal, contain thousands of organic compounds. These compounds or biomolecules are present in certain concentration, expressed as mole, cell moles or liter, etc. One of the greatest discoveries made was the observation of the biomolecules has turnover. This means they can constantly being changed into some other biomolecules and also made from some of other biomolecules. मतलब कि आपके जो एक बायोमोलिक्यूल्स हैं वो दूसरा बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म कर सकते हैं, ये अभी हम देख चुके हैं। दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू द केमिकल रिएक्शन कॉन्स्टेंटली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। टुगेदर ऑल दीज केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। Each of the metabolic reaction result in the transformation of biomolecules. A few examples of such metabolic transformation are removal of CO2 from amino acid, making an amino acid into amine, removal of amino group in a nucleotide base, hydrolysis of glycosidic bond in a disaccharide, etc. We can list 10,000 of such examples. Majority of these metabolic reactions do not occur in isolation but always linked to some other reaction. In other words, metabolites are converted into each other in a series of linked reactions called metabolic pathway. These metabolic pathways are similar to the automobile traffic in a city. These pathways are either linear or circular. These pathways crisscross each other. There are traffic junctions. Flow of metabolites through metabolic pathway has a definite rate and direction like automobile. This metabolite flow is like a dynamic state of body constant. What is most important is that interlinked metabolic traffic is very smooth and without a single repeated mishap or for healthy condition. Another feature of these metabolic reaction is that every chemical is catalyzed. Every chemical reaction is a catalyzed reaction. There is no uncatalyzed metabolic conversion in living state. Even CO2 dissolving in water, a physical process, is catalyzed reaction in living system. The catalysts which hasten the rate of given metabolic conversion are also protein. These protein with catalytic power are called enzymes. आपको ये वाला पार्ट छोड़ना है, इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है आपका, ये आप पहले अगर लेक्चर देख चुके हैं तो ये भी आपको यहाँ से छोड़ देना है, ठीक है। ये भी आपका, ये वाला और ये वाला क्या होता है कि आपका ये है सारा का सारा थियोरेटिकल पार्ट, ठीक है। थियोरेटिकल पार्ट है ये सारा, मतलब रीड करना है। जो मेन पार्ट आपका आएगा वो आएगा एंजाइम से। किससे आएगा वो? एंजाइम से। तो ये जो आपका पार्ट है, मैं आपको इसमें से इंपॉर्टेंट मार्क करा देती हूँ। मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, इसी में ही ऊपर लिखेंगे हम। जो आपका मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, ये आपका क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैसी होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसमें दो चीज़ें चलती हैं, एक तो होती है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म सी से ही पता चल रहा है आपका। कैटाबॉलिक कैसी रिएक्शन होगी आपकी? डिस्ट्रक्टिव मतलब ब्रेक डाउन हो रहा होगा, किसी ना किसी चीज का क्या हो रहा होगा? ब्रेक डाउन। आपका एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिव मतलब इसमें कुछ ना कुछ बन रहा होगा, क्या? एडिशन हो रहा होगा किसी ना किसी चीज का। ये दोनों मिलकर बनाती हैं आपका एक मेटाबॉलिज्म। इसमें ये देख लो, एनाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिक पाथवे। ये आपका समझ आ गया आपको। एनाबॉलिक मतलब कुछ कंजर्वेटिव मतलब फॉर्म होगा, कैटाबॉलिक में आपका कुछ डिस्ट्रक्टिव होगा। मेटाबॉलिक पाथवे कैन लीड टू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर अ सिंपलर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड बिकम cholesterol or lead to a similar structure, form a complex structure. Example, glucose become lactic acid into skeletal muscle. ये जो आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये इसी में लिखे हैं। मतलब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड कहाँ पे बनता है? आपका स्केलेटल मसल में। कहाँ पे बनता है? स्केलेटल मसल में। आपका एसिटिक एसिड क्या बन जाता है? कोलेस्ट्रॉल। ये आप कुछ पॉइंट्स हैं जो ऐसे हाईलाइट कर लेंगे। ये आपको कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, आपकी रटने वाली चीज़ है, लर्न करने वाली चीज़ है। द फॉर्मर केस आर कॉल्ड बायोसिंथेटिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे। द लेटर कॉन्स्टिट्यूट डिग्रेडेशन एंड हेंस कैटाबॉलिक पाथवे। मतलब ग्लूकोज एक लोअर यूनिट में किसमें? लैक्टिक एसिड में बन रहा है, तो मतलब कुछ कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कैटाबॉलिज्म। आपका ऊपर वाला कुछ बन रहा है तो मतलब ये क्या हो जाएगा? एनाबॉलिज्म।
एनाबॉलिक पाथवे आर एक्सेप्टेड टू कंज्यूम एनर्जी। अब कुछ बना रहे हैं, कुछ फॉर्म कर रहे हैं तो एनर्जी तो लगेगी। Assembly of protein from amino acid required energy input. On the other hand, catabolic pathway lead to the release of energy. For example, when glucose is degraded into lactic acid in our skeletal muscle, energy is liberated. This metabolic pathway from glucose to lactic acid, which occur in 10 metabolic steps, is called glycolysis. ये आपका पूरा प्रोसेस एनिमल वर्ल्ड में दिया हुआ है, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका ये प्रोसेस ये ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड स्केलेटल मसल में कैसे होता है, या वहाँ पढ़ेंगे। Living organisms have learned to trap this energy liberated during degradation and store in the form of chemical bonds. And when this bond is utilized for biosynthetic, osmotic and mechanical work that we perform. The most important form of energy currency in living state is bond is called adenosine triphosphate ATP. Adenosine triphosphate ATP. How do living organisms derive their energy? What strategies have they evolved? How do they store this energy? In what form? How do they convert this energy into work? You will study and understand all this in a sub-discipline called bioenergetics later in higher classes. ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। Living state. At this level, you must understand that the 10 and 1000 of chemical compound in living organism, otherwise called metabolites or biomolecules, are present at the concentration characteristic of each of them. For example, the blood concentration of glucose in a normal healthy individual is 4.2 millimole to 6.1 millimole, while that of hormone would be nanogram per milliliter. The most important factor of biological system is that all living organisms exist in a steady state characterized by concentration of each of these biomolecules. These biomolecules are in metabolic flux. Any chemical or physical process moves spontaneously to equilibrium, the steady state in non-equilibrium state. One should remember from physics that system at equilibrium cannot perform work. As living organisms work continuously, they cannot afford to reach equilibrium. Hence, the living state is a non-equilibrium steady state for to be able to perform work. जो living state होती है वो कैसी होती है? Non-equilibrium state होती है, steady state होती है, इसी की वजह से हम काम कर पाते हैं। equilibrium नहीं आता है हमारे में, इसी की वजह से हम काम की तरफ ऐसे बढ़ते रहते हैं। Living process is a constant effort to prevent falling into equilibrium. This is achieved by energy input. Metabolism provide a mechanism for the production of energy. हमने देख लिया ATP इसकी करेंसी है. Hence the living state and metabolism are synonymous. Without metabolism there cannot be living state. अगर कुछ बन नहीं रहा होगा, अगर कुछ टूट नहीं रहा होगा तो हमारा living state कैसे चलेगा? हमारी बॉडी में अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो ना कुछ नया बनेगा ना कुछ पुराना टूटेगा। हम एक इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, सब लोग एक जैसी हो जाएंगे, एक एनर्जी, एक चीज़, सब चीज़ एक जैसी। ऐसा तो हो नहीं सकता पॉसिबल, है ना। ये आपका पार्ट जो थियोरेटिकल पार्ट था वो आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद कल है आपका एंजाइम वाला पार्ट। क्या लेंगे हम? आपका लेंगे हम एंजाइम वाला पार्ट। एंजाइम, इसकी केमिकल रिएक्शन और आपका ये ग्राफ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये आपने समझ लिया, मान लो आपका एक क्वेश्चन फिनिश। ये आपका ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ एक एंजाइम वाला टॉपिक बचा है, बायोमॉलिक्यूल्स आपका खत्म हो जाएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आया होगा लेक्चर, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स बहुत मेहनत से मैं आपके लिए प्रिपेयर करवा रही हूँ आपको। प्लीज़ इसको अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से समझिए। टेलीग्राम पे इसके बाद कल का लेक्चर है, परसों से आपको टेलीग्राम पे इसके नोट्स, क्वेश्चन बैंक मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक अगली यूनिट चलती है तब तक आपके इस यूनिट के सारे क्वेश्चंस, नोट्स, सब कुछ प्रिपेयर हो जाएंगे। ये यूनिट प्रिपेयर हो जाएगी। अगली लेंगे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी बहुत ईजी कर दूंगी मैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी मेरी एक स्ट्रेंथ भी है, वो मैं इतना अच्छे से आपको समझा दूंगी, इतना अच्छे से कि आपके क्वेश्चंस तो कहीं नहीं जा रहे। ये आज के लेक्चर में कोई भी दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको इसमें ये जो याद हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनके अलग अलग जो ये एग्जाम्पल्स हैं एक साथ शीट में चाहिए होंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल का लेक्चर एंजाइम से शुरू करेंगे हम। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।